Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Raukhram Shahzad and we are discussing the features of A2 mechanism. Students, in the previous lectures we discussed some features of A2 mechanism, and this is the last lecture regarding features of E2 mechanism. Today we shall discuss the last two features of E2 mechanism. Let's start our lecture. The next feature is the reaction occurs faster when two groups to be eliminated are anti to each other and connecting carbon atoms must be coplanar. एलिमिनेशन का रेट कब ज़्यादा होगा? जब दो ग्रुप जो रिमूव होने हैं दे आर एंटाई टू ईच अदर इन ट्रांसपोजिशन. क्लियर? यानी जब दो ग्रुप एक दूसरे की एंटाई पोजीशन पे होंगे, अपोजिट पोजीशन पे होंगे, तो फिर एलिमिनेशन का रेट फास्टर होगा एज़ कंपेयर टू एनी अदर केस. ये एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं. चेयर कन्फर्मेशन दी गई है. ये हमारे पास एक कंपाउंड है ए वाले केस में देखें, इसमें ये हमारा हाइड्रोजन है जो रिमूव होना है और ये हमारा लिविंग ग्रुप है. टूसिलेट ग्रुप कहलाता है ये इसे अलहदा करके लिखा गया है OSO2 और ये टॉलोइन से टोलाइल ग्रुप, तो इस सारे को हम टूसिलेट ग्रुप कहते हैं. ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसमें लीव करने के बाद जो एनाइन बनता है दैट इज़ मिजोमेरिकली स्टेबलाइज्ड. अच्छा, ये देखें, इसमें हमारे ए वाली जो हमारा कंपाउंड दिया गया है इसमें हाइड्रोजन और टूसिलेट ग्रुप जो हैं दे आर एंटाई टू ईच अदर, तो दिस रेडिली गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन. वाइल इन द अदर केस बी, इसमें देखें हाइड्रोजन और जो हमारा टूसिलेट ग्रुप है दे आर नॉट एंटाई टू ईच अदर. हाइड्रोजन इज़ एट एक्सियल पोजिशन वाइल टूसिलेट group is at equatorial position, and as you know in 1,2 disubstituted cyclohexane axial equatorial position is not the transposition, this is cis1. तो इस केस में ये जो बी वाला केस है दिस डू नॉट रेडिली गिव एलिमिनेशन while A readily gives elimination product because in A the two groups to be eliminated are anti to each other while in B they are not anti to each other. एक और बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन हम डिस्कस करते हैं 1,2 और 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड वाली, इसमें जो ट्रांसपोजिशन होती है, अगर दोनों ग्रुप डाई एक्सियल पोजीशन पे हैं ये भी ट्रांस वाला आइसोमर है, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप डाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे हों तो ये भी ट्रांसपोजिशन है. हाँ, एक एक्सियल पे हो दूसरा इक्वेटोरियल पे हो तो ये सिस वाला आइसोमर कहलाता है. तो इसका मतलब है जो ट्रांस है दैट कैन बी डाई इक्वेटोरियल और डाई एक्सियल, बट हियर इन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए उनका सिर्फ ट्रांस होना ज़रूरी नहीं है, बट दे मस्ट बी इन डाई एक्सियल पोजीशन. उन्हें डाई इक्वेटोरियल नहीं डाई एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, चाहे वो ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट ही क्यों ना हो. हम एक और केस डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं. ये एक और कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. इसके बहुत सारे आइसोमर हैं हमारे पास. ये हमने एक आइसोमर यहाँ पे लिखा है और ये ऐसा आइसोमर लिखा है जिसमें आप देखें कि कोई भी हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं वो डाई एक्सियल ट्रांसपोजिशन में नहीं हैं. ये देखें, अगर कहीं पे हाइड्रोजन अगर एक्सियल पोजीशन में है तो उसके साथ वाला क्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है.
अगर कहीं पे क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है तो इसके साथ वाले जो हाइड्रोजन हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डाई एक्सियल ट्रांस पोजीशन पे मौजूद हों। तो फिर इसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ना, दैट इज़ 7000 टाइम्स स्लोअर दैन द स्लोएस्ट ऑफ द अदर आइसोमर्स। कि इसके जो बकिया आइसोमर हैं उनमें से जिस आइसोमर का रेट ऑफ एलिमिनेशन सबसे स्लो है, इस वाले आइसोमर का रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो उनमें से जो सबसे स्लो है उससे भी 7000 टाइम्स स्लोअर। वजह सिर्फ ये है कि एलिमिनेशन का रेट तब ज़्यादा होता है अगर जो दो ग्रुप जो रिमूव होने हैं दे आर एंटायर टू ईच अदर, बट हियर दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, इसे थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है मेंथाइल क्लोराइड। मेंथाइल क्लोराइड में आप देखें कि इस वाले जो आइसोमर में ये जो इस वाली कॉन्फॉर्मेशन में ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होना है, लेकिन ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जबकि हमने कहा है कि द टू ग्रुप्स टू बी रिमूव्ड दे मस्ट बी इन डाई एक्सियल पोजीशन। तो इसे फिर एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन में लाने के लिए हम दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन में इसे कन्वर्ट करते हैं। ये दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन है इसी कंपाउंड की, मेंथाइल क्लोराइड की। तो जब दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो एक्सियल पोजीशंस हैं वो इक्वेटोरियल बन जाती हैं और जो इक्वेटोरियल पोजीशन हैं वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखें, ये हमारा क्लोराइड जो है ये एक्सियल पोजीशन पे चला गया है, लेकिन यहाँ एक्सियल पोजीशन पे दूसरा हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलें उधर रहने दें, इधर वाली एक्सियल पोजीशन देख लें, दूसरे वाली एडजेसेंट पोजीशन पे देखें तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी। द प्रोडक्ट इज़ 2 मेंथीन। ये देखें आप, ये हमने नंबरिंग की हुई है। जो डबल बॉन्ड आया है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान आया है। तो ये 2 मेंथीन है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और ये हाफ मैन प्रोडक्ट है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन सकती थी अगर ये यहाँ आइसोप्रोपाइल की जगह हाइड्रोजन होता तो हमारे पास। तो खैर, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि मेंथाइल क्लोराइड जो है वो इस तरह से एलिमिनेशन देगा कि इसकी ये जो फर्स्ट वाली फॉर्म थी ये एलिमिनेशन नहीं देगी। दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस चेयर कन्फर्मेशन बिफोर अंडरगोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। जब इस चेयर कन्फर्मेशन में ये चेंज होगा तो ये दिस विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव 2 मेंथीन विच इज़ हाफ मैन प्रोडक्ट। जबकि इसी मेंथाइल क्लोराइड का एक और आइसोमर है न्यू मेंथाइल क्लोराइड, ये वाला। यहाँ आप देखें, ये क्लोरीन है और क्लोरीन की दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद हैं विच आर एट एक्सियल पोजीशन। एक ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे मौजूद हैं, दोनों रिमूव हो सकते हैं। अब हमारे पास दोनों चांसेस हैं, और जब आपके पास दोनों चांसेस हों तो फिर कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? फिर वो वाला हाइड्रोजन जाएगा विच विल गिव द हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल। तो देखें, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन हमारा एक्चुअली ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कार्बन नंबर 4 पे है, और हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी विच इज़ 3 मेंथीन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान आया है,
तो दिस इज़ हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एज़ कम्पेयर टू द अबव वन। तो जो हमारी ये ऊपर वाली प्रोडक्ट जो 2-मेंथीन बनी है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, और ये जो नीचे वाली प्रोडक्ट बनी है 3-मेंथीन, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल। और इन सभी केसेस में आपने देखा है कि हमारा जो प्रोटॉन है या जो लिविंग ग्रुप है वो तभी रिमूव होते हैं जब दे आर एंटाई टू ईच अदर। तो दे मस्ट बी एंटाई टू ईच अदर बिफोर अंडरगोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज़ फीचर नंबर 6 एंड लास्ट वन, फीचर नंबर 7, ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल क्या है? ब्रैड्स रूल, a double bond cannot be placed at the bridgehead of a bridged ring system unless the rings are large enough. ब्रैड्स रूल ये है कि डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड पे नहीं आएगा। यानी ये देखें, ये जो एक कंपाउंड हमने ये नॉरबोरिन लिया है, अब ब्रिज हेड मीन इन कार्बन्स पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड का मतलब है दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दे विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दे ओवरलैप ईच अदर, और ये आपस में ओवरलैप करके दे मेक पाई बॉन्ड। पर पाई बॉन्ड तभी बनता है अगर दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हों। तो जबकि ब्रिज हेड पे हमारे पास जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, दैट कैन नॉट बी पैरेलल टू एनी अदर p ऑर्बिटल। दैट्स वाई अब ये वाली जो नॉरबोरिन है, नॉरबोरिन यही होती है, क्योंकि इसमें देखें, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रिज हेड पे नहीं है, साइड पे है। जबकि ये नीचे वाले केसेस ये भी हमने नॉरबोरिन बनाई हैं। तो लेकिन इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में ये जो डबल बॉन्ड है ये हमने ब्रिज हेड पे बना दिया है, विच इज़ फॉरबिडन। दीज आर फॉरबिडन नॉरबोरिन आइसोमर्स। This is also forbidden nonboron isomers because in both of these cases the double bond is at bridgehead carbon atom which is not feasible. क्यों feasible नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए the unhybridized p orbitals they must be parallel to each other, which is not possible in the above two cases, this one and this one. जब ब्रिज हेड पे हम डबल बॉन्ड लेके आएंगे तो वहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। कॉन्फर्मेशन इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हमें अलाउ नहीं करती। तो जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते तो यहाँ पे इसका मतलब है डबल बॉन्ड भी नहीं बन सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन दी है, अनलेस द रिंग्स आर लार्ज एनफ। एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभार हो जाता है, लेकिन वो तभी होता है जब हमारा जो रिंग है दैट इज़ लार्ज एनफ, बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि वो p ऑर्बिटल्स को पैरेलल आने के लिए अलाउ करता हो। तो फिर जो है वो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। यानी डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एट ब्रिज हेड of a bridged ring system. This is called Brat's rule. That's all as far as the features of E2 mechanism are concerned. ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।